हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म एलएचएस फिजिक्स पॉइंट में। लास्ट के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 लगभग फिनिश कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मैंने बताया था कि इस बार 2024 में या तो वो डेरिवेशन आएगा कौन सा वाला, यदि आपके पास कोई दो कण है जिनका स्थिति सदिश क्रम से R1 और R2 वेक्टर है, किसी समय t पर वो R1 वेक्टर स्थिति सदिश वाला जो कण है वो v1 वेग से गतिशील है, तथा R2 वेक्टर वाला जो स्थिति सदिश वाला जो कण है वो v2 वेक्टर से गतिशील है, बिंदु P पर आकर मिल रहे हैं। तो उनके बीच जो न्यूमेरिकल करने के लिए क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कि आपको याद भी वह रखना है। वो था R1 वेक्टर प्लस v1t इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस का v2t। तो या तो वो फॉर्मूला डेराइव कराएगा, ठीक है, उनमें संबंध निकलवाएगा, या फिर उससे बेस कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, वो आज हम करने वाले हैं, जिससे आपको ये पूरी थ्योरी है जो समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम एक क्वेश्चन गैलीलियन रूपांतरण का भी करेंगे, ताकि आपको फिर से रिपीट हो जाए गैलीलियन रूपांतरण, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज का जो हेडिंग है वो है अपने पास चैप्टर 1 रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है जहां पर हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था, उसी लेक्चर से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, किसी क्षण दो कणों की स्थितियां क्रमशः 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप तथा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप मीटर है। ठीक है, दो कण दे दिए हैं अपने को, जिनकी स्थिति यानी पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है। यदि प्रथम कण का वेग दे रखा है 0.4 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप मीटर प्रति सेकंड। यहाँ एक चीज वापस देखेंगे, ये जो मात्रक सहित लिखेंगे इनको, देखिए इसकी भी यूनिट लिखी गई है और इनकी भी यूनिट मीटर लिखी गई है। ठीक है, तो दूसरे कण का वेग ज्ञात करो जहां दोनों कण 10 सेकंड के पश्चात बिंदु P पर मिलते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको दो कण दे रखे हैं, जिनका स्थिति सदिश आपको दे रखा है, एक कण का वेग दे रखा है और आपको समय दे रखा है, और दूसरे कण का वेग निकालना है आपने को। ठीक है, जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर को ठीक से पढ़ा होगा उनके लिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो भी चुका होगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, क्वेश्चन का आंसर अपने पास आने वाला है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके वो भी रिपीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, तो नजरें सभी की बोर्ड पर होंगी। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि लास्ट लेक्चर में एक्चुअल में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने कोई निर्दिष्ट अंतर लिया था इस प्रकार से। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एक निर्दिष्ट अंतर लिया था, जिसमें याद कीजिए दो कण लिए थे। ठीक है, यहाँ पर दो कण लिए थे, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष जो एक कण था उसका स्थिति सदिश कितना था, वो लिए R1 वेक्टर था, तथा दूसरा जो कण था उसका स्थिति सदिश कितना था, वो लिए R2 वेक्टर था। ठीक है, इस प्रकार से दो कण लिए थे, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष एक का स्थिति सदिश R1 वेक्टर है और एक का कितना था, R2 वेक्टर है। यहाँ पर ये जो कण है वो किसी बिंदु P पर आकर मिलता है, किसी बिंदु P पर आकर अपने पास मिल रहा था। अब ये जो कण है इसको मैं नाम दे देता हूं M और इसको दे देता हूं N। इस प्रकार से डायग्राम भी बनाया था। ये जो कण है वो v1 वेग से गतिशील है किसी समय t पर। ठीक है, किसी समय t पर, और ये कण है v2 वेग से गतिशील। इस प्रकार से कुछ बनाया था। तो ये दूरी भी निकाली थी हमने। कैसे निकाली थी, ये जो बिंदु P है उसको यहाँ मूल बिंदु O से मिला दिया था, इसका स्थिति सदिश R वेक्टर दे दिया था। फिर यहाँ पे हमने त्रिभुज का सदिश योग नियम लगाया था, जहां पर दो त्रिभुज लिए थे, और उनसे जो फॉर्मूला अपन ने डेराइव किया था क्वेश्चंस को हल करने के लिए, वो था R1 वेक्टर प्लस का v1 वेक्टर t इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस का v2 वेक्टर कितना t। ये अपन ने फॉर्मूला डेराइव किया था। उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लास्ट लेक्चर पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सीधा यहाँ
फॉर्मूला रखेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। जब भी आपके पास एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो उसको करने का तरीका आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को हल करते समय हम लिखेंगे जो भी दिया है, टू गिवन, जो भी क्वेश्चन में हमने अपने को दिया है। अब इसके आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। किसी क्षण दो कणों की स्थितियां, अब दो कण है, एक m मान लेंगे एक n मान लेंगे, ठीक है। दो कणों की स्थितियां, तो m की स्थिति कितनी है, r1 है, n की स्थिति कितनी है, r2 है। मतलब आप समझ गए होंगे ये r1 r2 के मान है। लिख दीजिए r1 वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 7 कितना k कैप, और मीटर मात्रक सहित लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मीटर। इसी प्रकार r2 वेक्टर अपने को दे रखा है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप, ये मीटर के सहित यानी यूनिट इनकी साथ लिखेंगे, ठीक है। यूनिट नहीं लिखा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, चाहे आपका आंसर सही है, ठीक है। तो यहां तक आपका हो चुका है, ठीक है, यहां तक मैंने आपको समझा दिया है। यदि प्रथम कण का वेग, अब मैंने बता दिया कि m का वेग v1 है, n का वेग v2 है, तो प्रथम कण का वेग v1 दे रखा है यहाँ पर, कितना है बोलिए 0.4। अब यहाँ पर देखिए ये वेग है, तो मैं इस 0.4 को इन तीनों से गुणा करूं तो ध्यान से देखेंगे, इससे गुणा होगा ये, तो 0.4 कितना बोलिए आई कैप होगा, इससे गुणा होगा तो कितना होगा 0.4 कितना होगा बोलिए जे कैप होगा, और इससे गुणा होगा तो कितना होगा 0.4 कितना के कैप, और इसका भी हम मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, यूनिट सहित लिखेंगे वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है। निकलवाना क्या है, दूसरे कण का वेग, दूसरा कण अपने पास ये था, इस कण का वेग कितना है बोलिए v2 वेक्टर यहाँ निकलवा रहा है, और किसी बिंदु P पर t समय पर ये पहुंचते हैं तो t कितना दे रखा है यहाँ पर 10 सेकंड दे रखा है। अब आपको मैंने सब कुछ लिख दिया है, ये फॉर्मूला लगाकर केवल गणना करनी है और आपको आंसर निकालना है। आपके उत्तर दिमाग में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम सूत्रानुसार। अब सूत्रानुसार ऐसे की ऐसे ही सूत्र लिखते हैं, r1 वेक्टर प्लस का v1 वेक्टर t इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस कितना बोलिए v2 वेक्टर t। r1 की वैल्यू कितनी है सर, r1 की वैल्यू है 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का कितना बोलिए 7k कैप, सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास प्लस का चिन्ह। v1 का मान कितना है, v1 का मान लिखेंगे यहाँ पर इतना है, v1 का मान है 0.4 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप प्लस और 0.4 कितना के कैप। v1 की वैल्यू लिख दी है अपन ने, उसके बाद t से ये मल्टीप्लाई है कि कितना है 10 से ये पूरा जो v1 है वो कितना क्या है गुणा है, इज इक्वल टू r2 वेक्टर का कितना है ये रहा, r2 वेक्टर लिखिए 2i कैप, ठीक है, प्लस 2j कैप प्लस का 5k कैप। r2 वेक्टर हमने लिख दिया है, प्लस v2 जो है हमें फाइंड करना है, और t की वैल्यू कितनी है 10 है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में अपन ने मान रख दिया है। अब आगे कुछ नहीं करना, केवल गणना करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 7k कैप प्लस, अब इस 10 को मैं 0.4 से गुणा करूंगा, बिल्कुल नॉर्मल गुणा है, तो ये कितना हो जाएगा 4i कैप हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4j कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4k कैप हो जाएगा, इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस 10 कितना बोलिए v2। अब देखेंगे 4i और 4i कितना हो गया 8i हो गया, ठीक है, 4j और माइनस का 4j कितना हो गया माइनस का 8j कैप हो गया, 7k प्लस का 4k कितना हो गया 11k कैप हो गया है। यहाँ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस 10 कितना बोलिए v2 वेक्टर। जब मैं 2 को इधर लाता हूं तो माइनस का आएगा, तो 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 को जब मैं इधर लाता हूं तो माइनस का होगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 जे कैप, ठीक है। जब मैं 5 को इधर लाता हूं तो 11 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 के कैप। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 को इधर लाया तो माइनस हुआ, तो 8 माइनस 2 6, इस 2 को इधर लाया तो -8 माइनस 2 माइनस का 10, इस 5 को इधर लाया तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 v2 वेक्टर। अब हमारे पास आंसर आ रहा है v2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/10 6i कैप माइनस का 10j कैप, 10j कैप हो जाएगा यहां पर, प्लस का यहां पर देखेंगे 10 का भाग इसमें लग रहा है, प्लस का कितना 6 के कैप, ठीक है। अब इसका भाग दे देंगे हम, जब इसको अंदर भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0.6i कैप। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, तो हम इसको j ही लिख देंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 0.6 के कैप। क्या ये इसका आंसर है? बिल्कुल ये इसका आंसर है, लेकिन मैंने एक मिस्टेक कर दी है, इसमें यूनिट नहीं लिखी, तो आपका ये आंसर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं यूनिट लिख देता हूं मीटर पर क्या बोलिए सेकंड, तो ये आपका आंसर सही हो चुका है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास दो कण थे जिनके स्थिति सदिश r1 वेक्टर और r2 वेक्टर थे, ठीक है। तो वो जो कण थे दोनों, वो किसी समय पर t पर v1 से तथा v2 से गतिशील थे और बिंदु p पर टकरा रहे थे या मिल रहे थे। तो उनमें हमने फॉर्मूला डेराइव किया था ये वाला, और ये मैंने आपको दोबारा से बता दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको दोबारा से बता दिया है। तो इसके बेस पर हम मान लेंगे ये r1 दे रखा है, r2 दे रखा है, v1 है, t है, तो v2 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये कैलकुलेशन करके v2 का मान फाइंड कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नोट करें, कर लिया नोट, मिटा देते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाएंगे इस क्वेश्चन को, या तो ये क्वेश्चन मिलेगा, या अब इस कॉन्सेप्ट में एक चीज और है, वो आप समझेंगे। या तो आपको वो डेरिवेशन निकलवाएगा किसका, यहाँ पर अभी जो था उस फॉर्मूला निकलवाएगा, या उसके बेस पर आपको क्वेश्चन देगा। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि एज इट इज यही क्वेश्चन आ जाएगा। यदि वो बदलेगा तो आपको r1 की स्थिति बदल सकता है, r2 की बदल सकता है, वेग बदल सकता है, यानी इनके मान बदल सकता है, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बदलेगा। प्रोसेस जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो वही रहने वाला है। तो आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे, रटेंगे नहीं किसी भी चीज को, ठीक है। तो यहां तक आपने नोट कर लिया है। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब मैंने बोल रखा है कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करेगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है तो, ठीक है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा बहुत चेंज किया है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखेंगे, माना एस निर्देश तंत्र में दो कण है। इस बार कणों के आपको नाम दिए हैं ए व बी। माना एस निर्देश तंत्र में दो कण है ए व बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनकी स्थितियां क्रमशः r1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है तथा r2 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। इस बार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, r1 r2 भी सीधे दिए हुए हैं। यदि a कण का वेग दे रखा है v1 2 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर गति कर रहा है, तथा b कण v2 वेक्टर वेग से गति करता है। जो b कण है वो v2 वेक्टर वेग से गति करता है। तो t बराबर 3 सेकंड पर दोनों कण p बिंदु पर मिलते हैं, तो v2 का मान ज्ञात करना है। अब मैंने इस क्वेश्चन पर पूर्व दिशा में
गोला लगाया है, मतलब इस क्वेश्चन में यही चीज समझने की है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन वही आएगा। अब ये भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बदल सकता है, तो इसमें बदलेगा तो इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्या बदलने वाला है। फिर आपको इस कॉन्सेप्ट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, ये बोल रहा है कि जो कण ए था उसका वेग v1 है 2 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा में। अब मैं आपको थोड़ा दिशाओं का नॉलेज कराऊं तो हम जानते हैं दिशाएं कुछ इस प्रकार से होती है। ये होता है पूर्व और ये होता है अपना पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण, ठीक है। अब यदि मैं चतुर्थांश के रूप में देखूं तो इधर एकांक सदिश कौन सा आएगा, आई कैप, इधर कौन सा आएगा माइनस का आई कैप, इधर कौन सा आएगा जे कैप और इधर कौन सा आएगा माइनस का जे कैप, क्योंकि ये एक्स एक्स है ये वाई एक्स है, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं, एक्स एक्स का एकांक सदिश आई कैप होता है, मूल बिंदुओं के सापेक्ष इधर प्लस का होगा, इधर माइनस का, इधर प्लस का, इधर माइनस का। तो जब पूर्व दिशा आ गई है तो इसका जो v1 का मान है ना, वो बोल रहा है 2i कैप मीटर प्रति सेकंड। इस पूर्व दिशा का मतलब ये है कि ये जो वेग है, कण है, वो i दिशा में गति कर रहा है, यानी पूर्व दिशा में गति कर रहा है, तो इसका v1 का मान है 2i मीटर प्रति सेकंड। यदि यही जो कण है वो उत्तर दिशा में आ जाता तो आता 2j मीटर प्रति सेकंड, दक्षिण दिशा में आ जाता तो माइनस का 2j मीटर प्रति सेकंड, और पश्चिम दिशा में आ जाता तो माइनस का 2i मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पूर्व दिशा का आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यदि कोई सी भी यहां दिशा दे दे तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल को सोल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है। सबसे पहले दिया है, लिखेंगे क्या क्या दिया है, r1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का कितना k कैप। r2 वेक्टर दे रखा है मेरे को i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। यहाँ पर v1 वेक्टर दे रखा है 2i कैप मीटर प्रति सेकंड। मात्रक सहित लिखने वाले हैं यहाँ पर, इसको भी हम मीटर लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे मीटर लिखेंगे, मात्रक सहित लिखेंगे, ठीक है। पूर्व दिशा का मतलब आई कैप आ गया, पश्चिम का आता तो माइनस आई कैप, यदि उत्तर की बात करूं तो क्या आता प्लस जे कैप, दक्षिण की बात करूं तो माइनस जे कैप। बी कण v2 वेग से गतिशील है तो हमें फाइंड क्या करना है, v2 वेग फाइंड करना है, और t बराबर 3 सेकंड पर वो किसी बिंदु P पर मिलते हैं या टकराते हैं। तो वही फॉर्मूला लिखेंगे हम जो कि पिछले में लिखा था, और मैं बोल रहा हूं बार बार उस फॉर्मूले को आप याद ही रख लें तो बढ़िया है। फॉर्मूला क्या था, r1 वेक्टर v1 वेक्टर t इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस का कितना v2 वेक्टर t। मान रखते जाएंगे बस। r1 की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस v1 का मान कितना है 2i कैप गुणा t कितना है t इज इक्वल टू r2 वेक्टर कितना है i कैप प्लस j कैप प्लस कितना बोलिए k कैप है, ठीक है। प्लस v2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, t का मान है 3। तो यहां से देखेंगे j और k यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2i कैप ऐसे कैसे रहेगा, ये कितना हो गया 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6i कैप हो जाएगा इज इक्वल टू आई कैप प्लस का 3v2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8i कैप, 8i कैप में से 1i कैप जाएगा तो कितना हो जाएगा 7i कैप इज इक्वल टू 3v2 वेक्टर, और v2 वेक्टर की वैल्यू आ रही है 7/3 i कैप मीटर प्रति सेकंड। यूनिट सहित लिखेंगे हम। तो ये हमने v2 की भी वैल्यू आसानी से फाइंड कर ली है, केवल समझना है क्वेश्चन को। फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको सब वैल्यू दी हुई होंगी, दिया होगा तो ज्यादा दिशा दे देगा और इसके अलावा आपको कुछ नहीं देने वाला, या ये मान चेंज कर सकता है। इक्वेशन बिल्कुल इजी तरीके से सावधानी पूर्वक करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार v2 की वैल्यू आ चुकी है 7/3 आई कैप, मतलब जो b कण है ना वो 7/3 वेग से पूर्व दिशा की ओर गतिशील है। देखो a कण भी किधर गतिशील है, पूर्व दिशा की ओर, तो v2 किधर गतिशील हो गया। आई कैप क्या बता रहा है कि v2 जो b कण है वो भी a कण की भांति ही पूर्व दिशा की ओर गतिशील है। यदि यहां g आता तो हम बता देते भाई वो उत्तर, a कण तो पश्चिम पूर्व की ओर है, और
बी कण हो किस दिशा की ओर है, उत्तर की ओर है, तो ये थोड़ा दिशाओं का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको नोट करें। कर लिया नोट, चलिए मिटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा और आपका इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस जो ये थ्योरी लिखाई थी मैंने कल, उसके आधार पर जो ये क्वेश्चंस किए हैं उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है वो गैलीलियन कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मैं यहाँ पर इसको क्यों लेकर आया हूं, ताकि आपके चैप्टर के एंड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गैलीलियन रूपांतर, उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, माना दो निर्देश तंत्र एस व एस डैश है, जिनमें कण के स्थिति सदिश क्रम से आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, तथा आर डैश वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप मीटर है। ठीक है, एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है, तो t बराबर 2 सेकंड पर उस नियत वेग का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन। दो निर्देश तंत्र हैं, गैलीलियन रूपांतर आते ही आप समझ जाएंगे कि हमें दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र लेने हैं, उनमें कुछ कण हैं जिनका एक का स्थिति सदिश इतना, एक का स्थिति सदिश इतना। तो दो निर्देश तंत्र है एस और एस डैश। एस डैश निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश दे रखा है, एस का दे रखा है। एस निर्देश तंत्र एस डैश के सापेक्ष एस डैश जो निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है, तो उस नियत वेग v का हमें मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्व, यहाँ लिखेंगे टू गिवन जो दिया है, यहाँ पर अपने को दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप मीटर। आर डैश वेक्टर दे रखा है मेरे को 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप मीटर। ठीक है, और दे रखा है मेरे को t बराबर दे रखा है 2 सेकंड। तो नियत वेग मेरे को फाइंड करना है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे गैलीलियन का स्थिति रूपांतरण संबंध। स्थिति रूपांतरण संबंध, जिन भी स्टूडेंट्स ने लगातार वीडियो देखे हैं और लगातार स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। उनको पता है कि गैलीलियन का स्थिति रूपांतरण है आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस का वीटी। यहाँ आर डैश की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, तो वी आसानी से निकल जाएगा। तो आर डैश वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर कितना है सर 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप माइनस v की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, t का मान 2 है। यदि मैं 3 को इधर लाऊंगा तो माइनस का i कैप होगा, यदि 4 को इधर लाऊंगा तो माइनस का j कैप होगा, और यदि 5 को इधर लाऊंगा तो माइनस का 4k कैप होगा। ठीक है, एक 2 में से 3 गया तो -1, 3 में से 4 गया तो भी -1, और 1 में से माइनस का 5 गया तो -4, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2ही। यदि मैं इसमें माइनस को मान लेता हूं तो i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू माइनस का 2b। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और v की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2 i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप मीटर प्रति सेकंड। एक आंसर तो इसका ये है। दूसरा आंसर की यदि मैं बात करूं, इसका परिमाण की बात करूं नियत वेग का, तो 1/2 अंडर द रूट। परिमाण मैंने बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि i j k के गुणांकों का स्क्वायर करके उनका रूट करते हैं। तो i का गुणांक कितना है 1 है, j का कितना है, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस j का कितना है 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस k का कितना है 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर द रूट 18/2 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका क्या हो गया आंसर हो चुका
है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तीनों क्वेश्चन इजी है, बस कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है ना सर तो आपका ये इजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि r1 वेक्टर प्लस v1t इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2t, जिसको भी ये सूत्र याद है तथा इसका कॉन्सेप्ट पता है कि ये आया कैसे था, इसमें कितने स्थिति सदिश लिए थे, कितने कण थे, उनका वेग क्या था, ठीक है, वो P बिंदु पर कौन से समय पर मिल रहे थे, तो वो क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। यदि उनको दिशा दे दे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो भी अब उनके कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और गैलीलियन फॉर्मेशन तो बिल्कुल इजी है, इसका देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से है, ठीक है, तो नोट करें, मिटा दें। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट था, वो हमने कर लिया है। इसके बाद अब हम लास्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, इसके बाद ये चैप्टर अपने पास फिनिश हो जाएगा। वो क्वेश्चन अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत न्यूटन के नियम निश्चल रहते हैं। गैलीलियन संबंध हमने ज्ञात किया, उसका स्थिति रूपांतरण संबंध, वेग रूपांतरण संबंध, त्वरण रूपांतरण संबंध और बल रूपांतरण संबंध, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने उसके एप्लीकेशंस पढ़े, जैसे सिद्ध कीजिए कि कण का विस्थापन गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहता है, उसका संवेग संरक्षण का जो नियम है वो भी निश्चल रहता है, ऊर्जा संरक्षण जो गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो भी निश्चल रहता है। और एक और एप्लीकेशन आता है इसका कि सिद्ध कीजिए कि जो न्यूटन की 3 नियम हैं वो भी गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो न्यूटन के 3 नियम हैं, उनको हम समझेंगे भी और किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले गैलीलियन का नाम आते ही आप कितने निर्देश तंत्र ले लेंगे, 2 निर्देश तंत्र। वो कौन से निर्देश तंत्र होंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिनका वेग कैसा होगा, नियत होगा। तो सबसे पहले हम इसके आंसर में लिखेंगे ये माना 2 निर्देश तंत्र, माना 2 निर्देश तंत्र एस व एस डैश है, ठीक है। 2 निर्देश तंत्र ले लिए एस व एस डैश। कैसे निर्देश तंत्र है ये, जड़त्वीय। एस डैश निर्देश तंत्र, एस डैश निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस डैश जो निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से क्या है बोलिए, गतिशील है। नियत वेग v से गतिशील है। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया है, जो कि आपको जरूरी है लिखना, क्योंकि गैलीलियन अपने आप में एक निर्देश तंत्र मानता है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लगेगा, जिसका वेग क्या रहता है, नियत रहता है। तो हमने 2 जड़त्वीय निर्देश तंत्र ले लिए, एस और एस डैश। एस डैश निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है, ठीक है। अब हम न्यूटन का प्रथम द्वितीय तृतीय नियम सिद्ध करने वाले हैं कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत वो निश्चल रहता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूटन का प्रथम नियम, इसको हम प्रूफ करेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम, सबसे पहले मैं न्यूटन का ये प्रथम नियम आपको समझाऊं तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, ये इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई कण स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, मतलब F बराबर 0। अब हमें न्यूटन का प्रथम नियम कैसे सिद्ध करें कि यह गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहता है, कैसे करेंगे, हम 2 निर्देश तंत्र ले लेंगे, एस और एस डैश, जो कि हमने ले लिया है, ठीक है। एस में भी एक कण रखेंगे, एस डैश में भी एक कण रखेंगे। यदि आपका एस में जो कण है वो स्थिर है तथा एस डैश में रखा कण भी स्थिर है, मान लेते हैं दोनों कंडीशन मानेंगे, एस में रखा कण स्थिर है, एस डैश में भी स्थिर है, तो स्थिर निर्देश तंत्र वह जो स्थिर कण है वो स्थिर रहना ही पसंद करेगा। कब तक, जब तक F बराबर 0, मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति है, ठीक है। तो जो प्रोसेस एस निर्देश तंत्र में कण के साथ हो रही है, यदि वही प्रोसेस एस डैश में भी होगी तो हमारे पास न्यूटन का प्रथम नियम क्या होगा बोलिए, निश्चल होगा। आपको अभी समझ में आ जाता है। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखे हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार यदि कोई कण, इस नियमानुसार यदि कोई कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में
बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यदि कोई कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्थिर है तो वह स्थिर ही रहता है तथा गतिशील है तो वह गतिशील ही रहता है। कब तक? जब तक बाह्य बल की अनुपस्थिति हो, यानी F बराबर 0 हो। और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इतनी आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए स्टेटमेंट है वैसा का वैसा हम सब कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले हम गैलीलियन का बल रूपांतरण संबंध, गैलीलियन का बल रूपांतरण संबंध। अब आपको गैलीलियन का बल रूपांतरण संबंध आपको पता है क्या है? F डैश वेक्टर इज इक्वल टू कितना? F वेक्टर। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि जो प्रोसेस S में रखे कण के साथ होगी वहीं यदि S डैश के साथ भी हुई तो न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल है। मैं यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं, उसके आधार पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहां पर मेरे पास कोई कण है, बस बेसिकली इससे समझ लेंगे हम। S डैश S है, ये y है, ये z है, ये x है, ये x डैश है, ये z डैश है और ये कितना है? y डैश। इसी कण से समझ लेंगे हम, यहाँ पर कोई कण है। यदि ये कण, ध्यान से देखेंगे, दो कंडीशन लेंगे, एक तो स्थिर, ठीक है, और दूसरी क्या लेंगे? गतिशील। यदि ये S निर्देश, अब सबसे पहले S डैश को भूल जाएंगे। S निर्देश तंत्र में ये कण स्थिर है तो यह स्थिर ही रहना पसंद करेगा न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। कब तक? जब F बराबर 0 हो, यानी S निर्देश तंत्र में F इज इक्वल टू कितना हो गया? F इज इक्वल टू 0 हो गया। तो S डैश निर्देश तंत्र में भी F डैश इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। कब? जब कण स्थिर है। दोबारा देखिए, कण मेरे पास है, मैं S की बात कर रहा हूं। यदि कण S निर्देश तंत्र में स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा जब तक बाह्य बल की अनुपस्थिति, मतलब F बराबर 0। और यदि यही कण S डैश में रखा है और यह भी स्थिर है तो F डैश का मान भी 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो यदि मैं F का मान यहां रख दूंगा तो F डैश वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो इससे सिद्ध होता है कि न्यूटन का प्रथम नियम भी गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार निश्चल रहता है। समझ में आ गया होगा। यदि यही कण मैं गतिशील मान लूं तो S निर्देश तंत्र में कण गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा जब तक कि बाह्य बल की अनुपस्थिति है, मतलब F इज इक्वल टू 0। यानी S डैश में यदि इस कण को रखूं तो F डैश वेक्टर 0 आना चाहिए, तो मेरे पास आ रहा है। यानी जो प्रोसेस, जो घटना S में रखे कण के साथ हो रही है वही S डैश में भी हो रही है। अतः हम कह सकते हैं, यह सिद्ध होता है कि न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहता है। यहां तक नोट करें, आपको समझ में आया होगा। मिटा दें। चलिए अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम को भी इसी प्रकार सिद्ध करते हैं। हमारा स्टेटमेंट मजबूत होना चाहिए, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इजी हो जाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? यहां न्यूटन का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार किसी कण पर, इस नियमानुसार किसी कण पर आरोपित बल, किसी कण पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी कोई कण है जिस पर आरोपित यदि
F बल आरोपित है तो उसका संवेग में परिवर्तन की दर ही न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। अर्थात अब इसका गणितीय रूप क्या होगा, अर्थात F वेक्टर इज इक्वल टू dp अपॉन का dt, जहां p क्या है, इसका संवेग है mv। ठीक है, तो ये अपने पास आ चुका है। दूसरा नियम भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, F वेक्टर बराबर ma, इस प्रकार से भी इसको नोट करते हैं। अब हम यहां लगाएंगे गैलीलियन का त्वरण रूपांतरण संबंध। गैलीलियन का त्वरण रूपांतरण संबंध। गैलीलियन का त्वरण रूपांतरण संबंध क्या है, ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, यहां तक नोट करें, इतने मैं मार्कर में इंक डालता हूं। ठीक है, यहां तक नोट करें। तो गैलीलियन का त्वरण रूपांतरण जो संबंध है वो अपने पास ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है। ठीक है, ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है। अब हम आगे देखेंगे, यदि वही प्रोसेस चलेगा, यदि एस निर्देश तंत्र में कण है उसके साथ जो घटना घटी वो ही एस डैश में घटी, तो न्यूटन का द्वितीय नियम भी सिद्ध हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो एम है यानी द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान निश्चल होता है, एम का मान नियत रहता है। तो यदि मैं इसको एम से गुणा कर दूं दोनों तरफ, तो एम ए वेक्टर इज इक्वल टू एम ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। अब वही यहां डायग्राम था अभी अभी, यदि कण पर एस निर्देश तंत्र में आरोपित कोई बल है तो उसमें संवेग में परिवर्तन की दर न्यूटन का द्वितीय नियम होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी उस कण के लिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होगा, यदि F बराबर एम ए के दृष्टिकोण से देखें, एस निर्देश तंत्र में रखा है तो F बराबर एम ए ही होगा, और एस डैश में रखा हो तो क्या हो, F डैश बराबर एम ए। अब जब ये दोबारा देखिए, यहां पर ये कण था, एस निर्देश तंत्र में यदि ये कण है और इस पर आरोपित बल F है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम एम ए बोलेगा इसको, बिल्कुल ये बोलेगा। तो एस डैश में यदि ये कण है तो ये क्या हो जाएगा, एम ए डैश, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यदि F वेक्टर इज इक्वल टू एफ डैश हो गया तो क्या न्यूटन का द्वितीय नियम भी गैलीलियन के अनुसार निश्चय रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है। ठीक है, तो अब देखिए एम ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एफ डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ वेक्टर। तो यह भी सिद्ध होता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम भी गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चय रहता है। अब देखेंगे एक कॉमन चीज इसमें हमने पाई है कि दोनों नियम को जब हमने सिद्ध किया, ठीक है, तो वहां पर जिनका उपयोग किया है वो निश्चल है। यानी सबसे पहला जो प्रथम नियम था उसमें मैंने बल रूपांतरण किया जो कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहता है। दूसरे में त्वरण रूपांतरण लिया जो कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहता है। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका है कि जो घटना एस के साथ हो रही है यदि वही एस डैश के साथ है तो अपना ये निश्चय हो जाएगा। हमारे को पता है एस निर्देश तंत्र में यदि कोई कण है तो उस पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर F बराबर डी पे अपॉन dt होगा या F बराबर एम ए होगा। ठीक है, यही एस डैश में भी रखा है तो उसकी जगह F डैश बराबर एम ए डैश हो जाएगा। दोनों मान एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः यह सिद्ध होता है कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो भी गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार क्या रहता है, निश्चय रहता है। तो इसको नोट करें, मिटा दें। चलिए अब लास्ट जो नियम है हमारे पास वो है न्यूटन का तृतीय नियम। उसके बाद ये क्वेश्चन अपने पास समाप्त हो जाएगा। जो न्यूटन का तृतीय नियम है, न्यूटन के तृतीय नियम में मैं केवल एक स्टेटमेंट लिखूंगा और आपका ये न्यूटन का तृतीय नियम भी निश्चय हो जाएगा। क्या है वो देखिए, इस नियमानुसार या आप ऐसे लिखें, इस नियम को आप ऐसे लिखें, इस नियम को बस ये जो शब्द है उससे सिद्ध हो चुका है कि न्यूटन का तृतीय नियम भी गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का
भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अतः दोनों निर्देश तंत्रों में समान रूप से कणों पर तृतीय नियम लागू होगा। अतः न्यूटन का तृतीय नियम भी गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहता है। यह आपका जो स्टेटमेंट है वो समझेंगे। न्यूटन के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। अब मैं एक इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि इस शब्द को लिखते ही क्यों ये ऑटोमेटिकली ही निश्चल हो गया। न्यूटन का तृतीय नियम का एक उदाहरण लेते हैं, बंदूक से दागी गई गोली। मान लीजिए आपको मैं एस निर्देश तंत्र में रखता हूं। सबसे पहले एस की बात करते हैं, समझने का प्रयास करें। एस निर्देश तंत्र में रखता हूं और आपके पास एक बंदूक है, ठीक है। जब आप बंदूक से गोली को दागेंगे तो बंदूक पीछे की ओर आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। मतलब जो क्रिया हुई उसकी प्रतिक्रिया हुई, वापस हुई एस निर्देश तंत्र में, ठीक है, हुई। यदि मैं आपको एस डैश में खड़ा कर दूं और वहां आप बंदूक से गोली दागे तो क्या वह बंदूक पीछे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो जो घटना एस में घट रही है वही एस डैश में भी घट रही है। अतः सिद्ध होता है कि न्यूटन का तृतीय नियम भी निश्चल रहता है। किस रूपांतरण के अनुसार? गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार। आसानी से समझ सकते हैं न्यूटन का तृतीय नियम हम जानते हैं कि यदि एस निर्देश तंत्र में आपको मैं खड़ा करके गन को गोली दागने के लिए बोलूं तो गन पीछे आएगी, सीधी सी बात है। आपके हाथ को यहां झटका लगेगा, ठीक है। यदि मैं यही आपको एस डैश में खड़ा कर दूं तो भी वह पीछे आएगी। या इसका दूसरा उदाहरण लूं, यदि हमारी जो भारत की जो थल सेना है, इंडियन आर्मी है, यदि वो भारत में लड़ाई कर रही है, ठीक है, तो जब वो गोली दागेगी तो बंदूक पीछे आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और यदि जब वह पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने गई थी तो तब वहां क्या बंदूक पीछे नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी। मतलब कोई सा भी निर्देश तंत्र ले ले, विश्व में कहीं भी भेज दे, बंदूक तो पीछे आएगी। यानी न्यूटन के तृतीय नियम का हर एग्जाम्पल जो एस निर्देश तंत्र में सिद्ध होगा वही एस डैश में भी होगा। इस एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चारों क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 जो मैकेनिक्स की चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है, जिसके 8 लेक्चर में हमने कवर किया है। ये बिल्कुल भी ना देखे कि हमारे 8 लेक्चर हो गए। 8 लेक्चर बिल्कुल इजी लेक्चर हैं। जो स्टूडेंट्स पहले लेक्चर से पढ़ेंगे उनको एक अलग ही फील आएगी फिजिक्स के प्रति, ठीक है। तो बिल्कुल भी ना डरें, निरंतर पढ़ाई करते रहें, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बस लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक दिन किया एक दिन छोड़ दिया तो आपके कुछ जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसे चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन गैलीलियन रूपांतरण है, विस्थापन निश्चल रहता है, ये भी एग्जाम में आता है। और सबसे इंपोर्टेंट मैंने पहला दूसरा जो क्वेश्चन कराया था उसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप, वो जरूर आएगा। तो उसका न्यूमेरिकल आएगा, वो डेरिवेशन करवाएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तक इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ एक नए जोश के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।